मेरा नाम राहुल शर्मा है। मुझे CGPSC 2018 में चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है। पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है और आप किसी एक को फॉलो नहीं कर सकते हैं। आप कहीं से कुछ पिक कर सकते हैं, कहीं से कुछ पिक कर सकते हैं। उसको अपने प्रैक्टिस करिए 2-3 दिन, देखिए वो आपके लिए वर्क करता है कि नहीं, उसके बाद ही उसे अपनाइए। मैं हमेशा ऐसा ही करता था। मैं कहीं से कुछ पिक कर लेता था, जैसे कि मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है, तो मैं लियोनेल मेसी के एक इंटरव्यू देखा था, उसमें शॉर्ट टर्म गोल के बारे में मैंने सुना था उनसे। तो मैं शॉर्ट टर्म गोल को मैंने अपने प्रैक्टिस किया और मेरे लिए वो वर्क करने लगा। तो मैं उसको स्टार्ट कर लिया, उसको अपने डेली रूटीन में इनकलकेट कर लिया मैंने। अब प्रीलिम्स की हम बात करेंगे। प्रीलिम्स जो है, दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स के। एक होता है GS का पेपर और एक होता है CSAT का पेपर। तो CSAT में मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है और लैंग्वेज का थोड़ा सा पार्ट होता है। जो CSAT का पेपर है उसके मैंने कोई ढंग से तैयारी की नहीं थी, क्योंकि मैं पहले से प्रैक्टिस्ड था बैंक का और SSC का। तो मैं कॉन्फिडेंट था वो मेरा निकल जाएगा, तो मैं सीधा जाके एग्ज़ाम में बैठता था। उसमें बैठा मैंने और आ गया पहला बार GS का। तो उसके बारे में मैं बात करूँगा कि जो पेपर 1 है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 50 GS के और 50 छत्तीसगढ़ ओरिएंटेड होते हैं। तो जो GS है उसके लिए जो मैं आपको बुक लिस्ट जो मैंने फॉलो किया मैं आपको बताऊंगा। पहला, जो यहाँ पर पूरा टुटेजा सारांश की जो बुक आती है, एक छत्तीसगढ़ और एक सामान्य अध्ययन वाली, ये दोनों को मैंने खरीदी। तो सामान्य अध्ययन वाली की थ्योरी की मुझसे प्रिपरेशन हो गया। और फिर मैंने घटना चक्र खरीदा। घटना चक्र मैंने हिस्ट्री का, जियोग्राफी का और पॉलिटी का खरीदा मैंने, और साइंस का भी मेरे पास घटना चक्र था। छत्तीसगढ़ में मैंने टुटेजा सारांश जो बुक आती है वो खरीदा, और उसके साथ साथ जो टुटेजा प्रतियोगिता सारांश वैकल्पिक जिसमें प्रश्न होते हैं जो आती है, उसको मैंने सॉल्व किया। तो थ्योरी और ऑब्जेक्टिव ये दोनों को लेकर के मैंने प्री में चला। इसके बाद एक और किताब आती है टुटेजा सारांश की ही, जिसमें प्रीवियस ईयर CGPSC के डिफरेंट एग्जामिनेशन जो हुए हैं इनको एक करके एक बुक बनाई गई है। उस बुक को मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किया उसमें। और फिर यहीं पर बिलासपुर में ही गुरु नानक स्कूल में होता था टेस्ट सीरीज, मैंने प्री की टेस्ट सीरीज ली थी, टुटेजा ट्यूटोरियल से की ही ली थी मैंने, और उसका फिर मैंने एनालिसिस किया। तो इतना जितना मटेरियल है इतना मैं करके इसी को बार बार रिविजन करके मैं गया था। एक्स्ट्राज में जैसे कि करंट अफेयर्स है, उसके लिए भी एक एग्ज़ाम के पहले ही समसामयिकी टुटेजा करके आती है, 45-50-60 रुपए की किताब होती है। एक होती है इंडिया के लिए और एक होती है आपके छत्तीसगढ़ के लिए। उनको मैं अच्छे से किया। और आर्थिक सर्वेक्षण जो है उसके फर्स्ट जो हर चैप्टर के जो फर्स्ट पेज होते हैं उसको मैंने अच्छे से किया छत्तीसगढ़ का। और इंडिया का जो है मैंने हाइलाइट्स यूट्यूब में सर्च करके, हाइलाइट्स, मैं ऐसे किसी प्रॉपर वेबसाइट को तो नहीं फॉलो करता था, लेकिन ऐसे अपना सर्च कर लिया और देखा कि इसमें हाइलाइट्स अच्छे से बताया जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे का या बजट का, उसको मैं देख लिया करता था। उसको उसी समय जॉट डाउन पॉइंट्स कर लिया रहता था जो जो मुझे लगता था कि ये ज़रूरी है। जैसे कि ज़रूरी में जैसे कि फॉर एग्जांपल अब GDP ग्रोथ रेट है ना, फिस्कल डेफिसिट हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर देख करके अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या ज़रूरी है। हर डेटा ज़रूरी नहीं होता, और डेटा क्रंचिंग पे मेरा ये कहना मत जाइए ज़्यादा, क्योंकि ऑप्शन इतने पास के देते हैं कि आप याद करके भी वहाँ गलत कर सकते हैं, तो पूरे मेहनत विफल हो जाएगी। मेहनत करके असफलता लगना वो बड़ी ख़राब बात है, बिना मेहनत के नहीं बना तो वहाँ तक तो ठीक है। ये मेरी पूरी प्री की थी स्ट्रैटेजी। इसके बाद मैंने, अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जब मैं किताब को पढ़ता था और फिर मैंने एक बार पढ़ लिया, तो मैं दोबारा जब पढ़ने जाता था उसको, तो मैं उसी चीज़ को नहीं पढ़ता था। मैं जब पहली बार पढ़ता था तो पहले एनालाइज करके पढ़ता था कि इसमें मुझसे क्या नहीं बन रहा है। जैसे कि मैंने एंशंट हिस्ट्री चालू की, तो यदि उसमें मुझे हड़प्पन सिविलाइजेशन में थोड़ा डाउट रहता था, तो जहाँ जहाँ मुझे याद नहीं आता था, मैं पढ़ने के टाइम फिर पढ़ते रीड करने के बाद, पेज को रीड करने के बाद आंख बंद करके मैं उसे मेमोराइज करने की कोशिश करता था। तो जो जो याद नहीं आ रहा वहाँ मैं हाईलाइटर चला दिया करता था। आगे फिर जैसे कि जैसे वैदिक मुझे अच्छे से बनता है, तो मैं आंख बंद करके मेमोराइज किया, मुझे अच्छे से बन रहा है, मैं उसे छोड़ देता था। तो सेकेंड बार में मैं जब हाईलाइटर जहाँ चलाया बस मैं वहीं आता था, दूसरी जगह नहीं जाता था मैं। तो उससे क्या, मेरा टाइम मेरे पास कम था, तो वो सेव भी हो जाता था। और फिर थर्ड जब मैं आया, तब फिर उस हाईलाइटर में से भी मैं जो भूल रहा हूँ उसको मैंने एक A4 साइज के पेपर में लिख लिया।
उस A4 साइज पेपर में लिखने के बाद मैं जब एग्जाम के जस्ट 2 दिन पहले सिर्फ उस A4 साइज के पेपर को मैं रीड किया, मतलब 3 से 4 पेज ही बनते थे हिस्ट्री के, जो बहुत कठिन नहीं होता है पढ़ना। और सेम टू सेम घटना चक्र के लिए भी करता था, सेम टू सेम वैकल्पिक जो टुटेजा सारांश की बुक है छत्तीसगढ़ के लिए, और सेम टू सेम मैं उसके लिए भी जो सारांश छत्तीसगढ़ की बुक है थ्योरी वाली, उसके लिए भी वही करता था मैं। नोट्स कैसे बनाते जी नोट्स का मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास तो समय नहीं था नोट्स बनाने का, तो मैंने बुक में ही अपने नोट्स बनाए हुए थे। यदि मुझे, जैसे कि मैंने बताया, जो आपके जो बुक है वो बुक ही नोट्स के फॉर्म में है, उसमें कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा या कम नहीं दिया हुआ है, उसमें एक डिटेल हिस्ट्री जैसे कहानी जैसे नहीं दी हुई है, उसमें जो ज़रूरी है प्री के लिए बस वही लाइन्स दी हुई है। आप जब उस बुक को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे प्री के लिए। और जो जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन यदि मैं कहीं से जान पा रहा हूँ, किसी क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, तो उसको वहाँ पर आप पेंसिल से लिख लीजिए। मैं वही करता था, पेंसिल से वहीं लिख लेता था। और नोट्स बहुत अच्छा होता है, पर यदि समय है, परमिट करता है, तो मैं तो बोलूँगा ज़रूर बनाइए। और मेरे पास तो समय नहीं था, तो मेरी तो यही स्ट्रैटेजी थी। अब मेंस के लिए, मेंस में 7 सब्जेक्ट होते हैं। पहला लैंग्वेज का है, तो मैं लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा। तो लैंग्वेज का पेपर 100 नंबर का हिंदी है, 50 नंबर का छत्तीसगढ़ी है और 50 नंबर का इंग्लिश है। इन 2 बुक जो मैंने ली, पतली पतली आती है, आपको यहाँ दयालबंद में मिल जाएगी, बिलासपुर में, या फिर रायपुर में भी मिल जाएगी आराम से। टुटेजा सर की ही बुक आती है, और वहाँ पर उन बुक्स में जो एकदम प्रिसाइज है, इंग्लिश की और हिंदी की पतली पतली बुक्स है, फोटोकॉपी फॉर्म में होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती, 40-50 रुपए की एक बुक होती है। उसके अलावा एक छत्तीसगढ़ी की डॉक्टर विनय पाठक की एक बुक आई है, जो छत्तीसगढ़ी भाषा के से रिलेटेड बुक है, येलो कलर की बुक होगी। उसके लिए मैं छत्तीसगढ़ी के लिए मैंने उस बुक को प्रेफर किया। तो ये लैंग्वेज का मेरा पार्ट था, इन्हीं को रिवाइज किया मैंने और इन्हीं को पढ़ा मैंने, इससे आगे मैं कुछ नहीं पढ़ा। और हाँ, और मैं ये बोलूँगा कि अभी उस समय अभी नया ऐड हुआ है हिंदी में कि जो न्यूज़ हम लोगों को वो लिखना पड़ता है जी, लेटर लिखना पड़ता है, और बहुत सारे नए फॉर्मेट, ऑफिशियल फॉर्मेट्स में अलग अलग जो जितने भी शासकीय पत्र हैं, है ना, प्रपत्र है ना, ये सारी चीज़ें नई नई ऐड हुई हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो जैसे भारत सरकार यदि कुछ ये नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, तो उस नोटिफिकेशन को मैं देख करके उस नोटिफिकेशन का प्रारूप लिख लिया करता था और उसे अपने हिसाब से ढालने की कोशिश किया करता था। एक्चुअली क्या है, मैं अपने बैंक में काम किया है, तो हमको ना कॉलीग्स को या सीनियर्स को या फिर कस्टमर्स को ही हमको भेजना रहता था कोई भी डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज़ का। तो उस समय मेरी प्रैक्टिस थी उस चीज़ को, तो ये यहाँ पर काम हो गया, बस मुझे यहाँ पर हिंदी में लिखना था और कोई डिफरेंस नहीं था। अब पेपर नंबर 2 निबंध, ये एक ऐसा पेपर है जिसमें मेरे सबसे कम नंबर आए मेरे सारे पेपर्स में, और चूंकि इसकी समय बहुत कम थी और इसकी जो तैयारी होती है एक लंबे समय के लिए होती है, तो मैं उस समय बस 2 दिन तक यही सोच रहा था कि मैं कैसे इसे प्रिपेयर करूं, क्योंकि मैंने कभी लिखा नहीं था उसके पहले, मेंस के पहले, तो मैं क्या करूं। तो मैं फिर यहाँ से स्टार्ट किया। मैंने 20 से 25 टॉपिक जो मेन होते हैं, चाहे एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ हो, करंट इश्यूज होते हैं, जैसे अभी आपका CA है और ऐसे डिफरेंट इश्यूज आते रहते हैं, तो उनको मैंने जॉट डाउन किया उन इश्यूज को, और उन इश्यूज पे इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन मैंने लिखा नहीं, मैंने सीधा वेबसाइट में सर्च किया। तो जो भी न्यूज़ चैनल या बड़े वेबसाइट्स के आते थे उनके इंट्रोडक्शन के पार्ट मैं उसमें लिख लिया करता था अपने उस नोट्स में लिखने के बाद मैं एक बार लिख लिया, फिर दोबारा जब मैं नया ऐसे उसी टॉपिक पे लिखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए जाऊँगा, तो मैं उस चीज़ को रीड करता था और उसी चीज़ को फिर मैं वहाँ पर वापस से कॉपी पेस्ट की तरह याद करके लिखता था। तो जैसे इन्वायरमेंट में आप यदि कुछ लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरे जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आ गए, तो कहीं ना कहीं वो काम आना शुरू हो जाता है। तो मैंने क्या किया था कि इन्हीं के जो मेन जो मोटे जो टॉपिक्स होते हैं, जो बाकी छोटे टॉपिक्स को कवर करते हैं, उनका मैंने पैराग्राफ और ये सब बना करके ऐसे में लिख लिया था, जो कि मैंने विकिपीडिया का इस्तेमाल किया था जिसके लिए। UPSC के बड़े वेबसाइट्स हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, टॉप के 10 जो सामने गूगल सर्च में आते हैं वो, और खुद भी कहीं से सर्च करके जो अच्छा एक डेफिनेशन मिल जाता है उसको मैंने लिखना शुरू किया। तो ये 10 मेरे ऐसे सैंपल तैयार हो गए। इन सैंपल से मैं फिर मैंने अपना लिखना शुरू किया उसमें कि इंट्रोडक्शन तो मेरे को वैसे ही लिखना है, बॉडी में मैं अपना ये लिख लूँगा। और मैं हर चीज़ के लिए ऐसे के लिए ये हमेशा ये सोचता था
कि यदि हम कुछ लिख रहे हैं वहाँ पे और या हम लोग कुछ वहाँ पर लिख रहे हैं कि सरकार यदि कुछ एक एजुकेशन के लिए काम कर रही है तो क्या काम कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आप बता सकते हैं कि समग्र शिक्षा अभियान। छत्तीसगढ़ में आप आएंगे तो जो छत्तीसगढ़ सरकार काम करी, तो योजनाओं को मेंशन करना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तब वो सामने वाले को पता चलेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लफ नहीं है, इसे अंदर की भी यथार्थ भी इसे पता है। तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम उसमें डेवलप करना पड़ेगा अपने आर्ग्यूमेंट में। तो ये मैंने किया कि मैंने योजनाओं को और जितने भी नए नए क्रियान्वयन जो जितने भी आगे हो रहे हैं सरकार के द्वारा, यदि कोई स्कीम चलाई जा रही है, यदि कोई कुछ नया जो भी सरकार करती है उसको मैंने वहाँ पर जोड़ना शुरू कर दिया था। तो एनसीईआरटी के बुक्स मैंने क्या किया था कि एक ई पाठशाला करके ऐप आता है, उस ऐप को मैंने डाउनलोड किया था। उस ऐप से मैंने 8th 9th 10th 12th 11th 12th सारी बुक्स को डाउनलोड कर लिया था मैंने, और उन बुक्स पे इंडेक्स में जाकर के उन टॉपिक्स को मैं सर्च करता था, उन टॉपिक्स को फिर उस वहाँ पर से रीड करता था। तो चूंकि याद तो रहता नहीं कौन से पेज में, तो मैंने एक रेफरेंस बना लिया था कि पेज नंबर क्लास 11th के पेज नंबर इसमें बायोलॉजी की बुक में मुझे फोटोसिंथेसिस का अच्छे से डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो उस तरीके से मैं उसको पढ़ता था। और फिर उसके बाद सेकंड उसका पेपर है मैथ्स का। तो मैंने बताया जैसे कि मैथ्स मेरा चूंकि बैंक पी और एसएससी के कारण एक अच्छा प्रिपरेशन था, तो मैंने उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं की। केवल एक वैदिक मैथ्स है जिसकी पतली सी एक फोटोकॉपी आपको मिल जाएगी मार्केट में, उसके लिए मैंने एक फोटोकॉपी ली, उसको थोड़ा सा स्टडी किया। लास्ट जो उसका है एनवायरनमेंट है, शंकर आयस एनवायरनमेंट करके बहुत ही अच्छी किताब आती है। मैंने उसे मंगाया ऑनलाइन और वो यहाँ मैंने उससे पढ़ाई की। उसकी जो टॉपिक्स मिलाया मैंने, सबको तो नहीं पढ़ा, बुक अच्छी है, काफ़ी बड़ी है बुक। मैंने जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने बस उसे पढ़ा। पेपर नंबर 5 का पहला पार्ट है इकोनॉमिक्स, जिसमें इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमी ऑफ इंडिया और इकोनॉमी ऑफ छत्तीसगढ़, ये 2 पार्ट में है। इकोनॉमिक्स का बेसिक जो है उसके लिए मैं एक जो विकिपीडिया जो है उसमें मैं प्रेफर करता था कि विकिपीडिया से मेरे को डेफिनेशन मिल जाए, क्योंकि डेफिनेशन लिखने के लिए और डेफिनेशन के एग्जाम्पल लिखने के लिए आता है तो उसमें अच्छे से मिल जाता है विकिपीडिया में। और लेकिन एक रमेश सिंह करके भी बुक थी मेरे पास, बहुत वास्ट है, मैं बोलूँगा कि सब इतने कम समय में यदि आपके पास है तो उसे मत प्रेफर करिए। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बता पाऊँगा, हिंदी मीडियम की मैंने तो उसमें इकोनॉमिक्स की तैयारी नहीं की थी। उसके बाद जो इकोनॉमिक सर्वे है और आर्थिक सर्वेक्षण होता है छत्तीसगढ़ में, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ छत्तीसगढ़ ही है वो भी, तो उसको मैंने डिटेल में पढ़ा। और मुझे समझ में आया क्वेश्चंस देख करके, एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स का जो पेपर आता है वो करंट बेस्ड होता है। वो जानना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स अभी चल क्या रहा है, उनको पूरा पास्ट वगैरह से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, और आगे फ्यूचर कैसा होगा, ये अभी क्या चल रहा है एग्जैक्टली, अभी क्या पोजीशन है, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे वुमेन वेलफेयर का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, यहाँ पर मिनरल्स बहुत है तो मिनरल्स का, ये सारी चीज़ें उसमें आप देख सकते हैं। तो आपको वो आराम से आर्थिक सर्वेक्षण पूरा कवर कर देता है। जहाँ जहाँ यदि ऐसे टेक्निकल वर्ड्स आते हैं कि राजस्व घाटा आ गया, तो उनको आप बोला करके अपना एक नया नोट्स आप बना सकते हैं। और इसकी भी नोट्स मिलती है मार्केट में, मैंने देखी नहीं है। और चूंकि मैं बैंक में भी था तो भी मेरा इकोनॉमिक्स काम करके थोड़ा मेरा अच्छा था, तो मुझे ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जियोग्राफी ऑफ इंडिया है पेपर नंबर 5 में। जियोग्राफी ऑफ इंडिया के लिए मैंने एनसीईआरटी की वही ई पाठशाला से ही 9th 10th की पूरी बुक डाउनलोड कर ली, और एक एक पेज को, जितनी भी बुक है उसको मैंने बार बार जितने बार मैं रीड कर सकता था मैंने किया। लास्ट है जियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़। इसके लिए अगेन जो प्री में मैंने टुटेजा सारांश की किताब पढ़ी थी उसको मैंने पकड़ा और उसी को मैंने बनाया है। और आर्थिक सर्वेक्षण में यदि छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण में यदि कुछ नया, यदि कुछ दिख रहा है उसमें ऐड करने के लिए, तो मैं पैरेलल उसको रखता था, पढ़ता था। इसके बाद पेपर नंबर 6 फिलॉसफी। ये एक नया चीज़ था हमारे लिए। फिलॉसफी में चूंकि यहाँ पर मटेरियल अवेलेबल नहीं था, फिलॉसफी के जो वर्ड्स होते हैं वो समझ में ही नहीं आते हैं, हिंदी में तो और नहीं आता समझ में, इंग्लिश मीडियम का तो थोड़ी दिक्कत थी मुझे। तो मैंने तुरंत हड़बड़ी में मैंने पतंजलि आईएएस के नोट्स मंगवा लिए दिल्ली से। जब मैंने उस नोट्स को पढ़ा, वो इतना वास्ट है और यहाँ से सिर्फ 75 नंबर का आता है, वहाँ 500 नंबर का पेपर होता है, शायद 250 का होता है 2 पेपर, मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता यूपीएससी के बारे में। तो जैसे मार्क्स में डिफरेंस है वैसे ही उसके सिलेबस में डिफरेंस है। तो मुझे उस पूरे को रीड करके हाईलाइट करना पड़ा कि मुझे अगली बार जब पढ़ना है, याद करूँगा मैं, तो मुझे क्या याद करना है। तो एक बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला और मतलब मेहनत करके भी याद ना हो पा रहा था, ऐसा एक वो था।
अभी तो क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था तो तुरंत तुरंत मार्केट में सब अवेलेबल नहीं था, लेकिन अभी आपको बिल्कुल बहुत अच्छी बुक मिलेगी। मैंने देखा है ये, अब मैं मेंस देने के बाद जब नई तैयारी शुरू, मैं सोचा था अगले बार फिर मेंस देना पड़ेगा, तो तैयारी अब अच्छे से करूंगा। 4 साढ़े 4 महीना 5 महीना में जो भी पढ़ा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगले बार, इस बार शायद कोई नौकरी मिल जाती तो अगले बार अच्छा रैंक बनाऊंगा। तो फिर मैंने बुक देखा तो पतली सी किताब है जो कि प्रिसाइज नोट्स टाइप से है, वो भी ट्यूटोरियल्स की ही है। उस किताब को आप उसको ले लीजिए, वो बहुत अच्छी किताब है। इंग्लिश मीडियम वाले को बोलूँगा कि आप ना प्लीज़, इंग्लिश मीडियम के साथ प्रॉब्लम क्या है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, मैं आप सबको एक बार एड्रेस करना चाहूँगा। मैं क्लास 10 के बाद हिंदी की पढ़ाई नहीं की है मैंने। 11th-12th में मेरा मैथ्स कंप्यूटर था, तो हिंदी मेरी छूट चुकी है। इंजीनियरिंग में हिंदी नहीं थी, बैंक में तो बिल्कुल भी हिंदी नहीं, एसएससी में भी हिंदी नहीं। हिंदी का पाला मेरा पीएससी में पड़ा हिंदी से, तो बिल्कुल बहुत कठिन हुआ मुझे पढ़ना हिंदी को। लेकिन आप एक बात ये समझिए कि आप को पूरा टाइम, यदि आप यहाँ सेलेक्ट होते हैं, पूरा टाइम यहाँ पर हिंदी में काम करना है। यदि आपको हिंदी भाषा ही नहीं आती तो आप काम कैसे करेंगे, आप किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कैसे करेंगे, आप बात कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि आप हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में अपना यदि आपके पास समय अच्छा है तो बढ़िया नोट्स बनाइए जहाँ हिंदी से आप पढ़ रहे हैं उससे, और उस नोट्स को आप फिर वहाँ पर जा करके लिखिए, तो आपकी दोनों लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी अच्छी रहेगी। जब दोनों लैंग्वेज में प्रवीणता अच्छी रहेगी तो आपको ना इंग्लिश के लिए, इंग्लिश पेपर जो लैंग्वेज में पेपर है पेपर 1 में, उसके लिए अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो ट्रांसलेशन आता है, वो आपको स्वतः ही हो जाएगा। जो मेरा बिल्कुल प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के हो गया था, बिल्कुल मैं जा करके पेपर दिया हूँ इंग्लिश का। अब पेपर नंबर फिलोसफी की चर्चा कर रहा था मैं, उसके लिए भी आपको पतली सी मार्केट में बुक मिल जाएंगी ट्यूटोरियल्स की, उसे ले लीजिए। एकदम प्रिसाइज नोट्स हैं, वो एक्चुअली नोट्स ही हैं, वो कोई बुक नहीं है, वो नोट्स ही है। आप देखेंगे तो पतली पतली किताबें रहती हैं और उतने ही अपने को पढ़ना है, उसी में है हमको अच्छे से अपना मतलब दिमाग में बैठाना है। उसके बाद लास्ट आता है फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और आर्ट एंड ट्राइब आर्ट एंड कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़ लास्ट आता है। ये इसके लिए ट्राइब आर्ट एंड कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़ के लिए टुडेया सारांश जो दिया मटेरियल उसको, और छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी में आर्ट एंड कल्चर का पार्ट को थोड़ा सा मैंने देखा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, समय कम था तो जो पहले पढ़ा था उसी को मैं अच्छे से करता था, और आगे आने वाली चीज़ को फिर मेरे पास समय भी परमिट करता था। मैं छोटा छोटा 3-3 दिन का अपना टारगेट सेट करता था, उसमें भी मेरे को टाइम मिल गया तो मैं पढ़ता था, नहीं तो मैं नहीं पढ़ता था उसको। मेरा ऐसा था कि यदि मुझे पढ़ना है, यदि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे यदि 10 किताबें पढ़नी है, तो जितना समय रहेगा मैं 4 किताबों को अच्छे से करूँगा, 6 किताब छोड़ करके जाऊँगा। तो जितना समय परमिट मुझे करेगा कि 4 किताब या 5 किताब या 6 किताब या 7 किताब, पूरा 10 किताब एक बार पढ़ने के मैं बिल्कुल ना, तो मैं प्रेफर भी करता हूँ और मेरा आदत भी नहीं है वैसा पढ़ने का, तो उस तरीके से मैं पढ़ता था। और फिर आता है पेपर नंबर 7। पेपर नंबर 7 टोटल न्यू है, नया है एकदम से। उसका जो पार्ट 1 है जिसमें लॉ आप देखेंगे, लॉ है ना, और छत्तीसगढ़ के वेलफेयर स्कीम्स हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेलफेयर स्कीम्स वगैरह हैं उसमें। उसके लिए मैं सिर्फ गूगल में सर्च करना, और जो पूरा एक्ट्स वगैरह है उसको, एक्ट्स आप लिखेंगे गूगल में तो आपका आ जाता, तो हेडलाइन उसके इम्पोर्टेंट उसको पूरा रीड करता था, बेयर एक्ट को हेडलाइन पढ़ता था, और जो जो मेरे को इम्पोर्टेंट उसमें लगता था कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है, तो उस पॉइंट्स को मैं लिखता था। इसके लिए मैंने थोड़ा सा रेफरेंस लिया था एमपीपीएससी की क्वेश्चन पेपर का, कि एमपीपीएससी में ये पार्ट है ऑलरेडी, तो उसके क्वेश्चन पेपर से मुझे आइडिया लग गया कि कौन कौन से पॉइंट इनमें इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उसको वहाँ से स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दिया। मेरे पास टाइम नहीं था लिखने का, तो किसी का कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था, एडिट कर लेता था, उसमें रेड का एक सर्कल लगा देता था। तो ऐसे मैंने मतलब एक ही बेयर रेड के मैं 10 स्क्रीनशॉट लेके बैठा हूँ कि इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेलफेयर स्कीम का आया, और वेलफेयर स्कीम के लिए अगेन इकोनॉमिक सर्वे बेस्ट है छत्तीसगढ़ का, और जो इंडिया में स्कीम्स चल रही हैं वो आपको, तो पीआईबी आप लिखेंगे स्कीम के बारे में और आगे पीआईबी लिखेंगे, आपको डिटेल मिल जाए गूगल में, उससे मैं निकाल लेता था। इसके बाद आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने टोटल विकिपीडिया पे डिपेंडेंट किया पढ़ाई, और थोड़ा थोड़ा यूपीएससी का वेबसाइट्स देख लिया करता था, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस यदि पहला आता है तो यूनाइटेड नेशन विकिपीडिया में जो देखा वो देखा, फिर यूनाइटेड नेशन, फिर यूपीएससी बाजू में लिखता था गूगल में, फिर जो भी आता था वेबसाइट आते थे तो उसमें अभी उनकी करंट एक्टिविटी पता चलती थी, वो मैं देख लेता था, और उसको मैं फिर से स्क्रीनशॉट लेकर के उसे मैं रख लेता था, याद कर लेता था। और इसके बाद आता है पेपर नंबर पार्ट 3,
पार्ट 3 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा फोकस है, जैसे कि एनसीईआरटी है और आईआईटी है, आईआईएम है, इन सब पे है। तो इनका मैं क्या करता हूँ, इनके वेबसाइट पे जाता था। अब वेबसाइट पे अबाउट अस करके पेज होता है, उस अबाउट अस के पेज को मैं स्क्रीनशॉट लेता था। उसके बाद फिर उनकी करंट एक्टिविटी होती है, उसी में रहती है, वो हर बार चेंज होती रहती है, अपडेट होती रहती है, तो उसको मैं स्क्रीनशॉट लेता था। और भी कुछ यदि वो नया कुछ काम कर रहे हैं तो उसको मैं लेता था। और आगे उनकी विजन है, मिशन है, ये सारी चीज़ें उनकी हैं, वो सबकी स्क्रीनशॉट लेकर के मैं उसको रीड करता था, पढ़ाई करता था उसकी। और फिर लास्ट उसमें एक क्वेश्चन आया था कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड बताना है छत्तीसगढ़ में, और मुझे उसका एग्जैक्टली एड्रेस करना नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने क्या किया था, मैंने गवर्नमेंट स्कीम से पहले लिटरेसी रेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2001 और 2011 सेंसस, उसके साथ फिर गवर्नमेंट स्कीम ऑफ छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद अभी करंट एक्टिविटी जो चल रही है और इंडिया के जो भी चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ को लिंक करके मैंने 60 नंबर पे के आंसर पर एड्रेस किया। मुझे पता नहीं कितने नंबर मिले मुझे उसमें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो भी आंसर को एड्रेस करता हूँ, तो करता था एग्जाम में, तो यदि मुझे उसके बारे में पता है, कुछ जानता हूँ सब्सटेंस है, तो करता था। नहीं तो मैंने लगभग पेपर नंबर 3 से हर पेपर में 10 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर, इवन 20-20 नंबर के भी आंसर छोड़ करके आया हूँ मैं। और जो बाहर में बोलते हैं, मैं जब इंटरव्यू की पढ़ाई के लिए गया तो कुछ लोग बोलते थे कि जो जो पूरा पेपर भरेगा उसी को नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये मैं इसके बाद ये पूरा मेंस का कंप्लीट हो गया। अब इंटरव्यू की मैं बात बताता हूँ। इंटरव्यू के लिए मुझे बहुत कम समय मिला था, अगेन 9 दिन मुझे मिले थे, बहुत बड़ा एग्जाम था। खुशी जितनी थी वो तो तुरंत दब गई थी एक दिन के अंदर ही। तो सबसे पहला मैंने जो काम किया, मैं आपको यदि आप करना चाहें तो अच्छी बात है, मैंने क्या किया, मैंने किसी को नहीं बताया मेरा मेंस क्लियर हुआ है। और जो भी मुझसे मिलता था मैं बोलता था कि मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाता है कि ये इंटरव्यू जाएगा, फिर लोग ऑल द बेस्ट बोलेंगे, कुछ सजेशन देंगे, सब आपके हितैषी ही हैं, लेकिन बात यह है कि आप मेरे मन में डर उत्पन्न हो जाता था कि भाई ये लोग मेरे को उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं, पता नहीं मैं उम्मीदों पे खरा उतर पाऊंगा कि नहीं उतर पाऊंगा। मैंने टूटेजा ट्यूटोरियल्स ज्वाइन किया इंटरव्यू के लिए, और वहाँ पर जो मुझे सिखाया गया मैं आपके सामने वो शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले वहाँ पर पहला दिन, पहली क्लास में सिर्फ सर ने बताया अपने बायोडेटा के बारे में जानिए। आप कौन हैं, आप कहाँ से आते हैं, आपने क्या किया है, और आप आगे क्या करना चाहते हैं, क्यों सिविल सेवा में आना चाहते हैं। इन चीज़ों को अच्छे से मांझिए। पहले दिन तो सिर्फ इसी बात पे चर्चा चली। सर वहाँ बताते हैं कि भूल जाइए कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर, अभी बिल्कुल आपको इससे कोई मतलब नहीं, आप पहले अपने बारे में जानिए। आप अपने बारे में ही नहीं जानेंगे और आप यूएस चाइना ट्रेड वॉर पे चले जाएंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत है। और फिर सेकेंड डे फिर आया कि छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट जितने भी साल भर में करंट इश्यूज हुए हैं, उन इश्यूज को नोट डाउन करके पूरा उसको स्टडी करना है। 10, 12, 15 जो भी थे उनको स्टडी किया। उसके बाद अगले दिन फिर क्लास लगी, उसमें बताया गया इंडिया के जो साल भर के जो थे। 31 दिसंबर को मेरा था, तो एक चीज़ सर ने बताया कि तो ये पूछ सकते हैं कि साल भर में यदि आपके नज़रों में कुछ मुख्य यदि कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है तो आप यदि बताना चाहें, ऐसे यदि इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए तुम प्रिपेयर हो जाओ कि 5 तुम इम्पोर्टेंट बता सको कि तुम्हारे हिसाब से ये चेंज करने वाला है, एक टर्निंग पॉइंट है इंडिया से या छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। तो उस समय आना शुरू हो गए थे न्यूज़पेपर में, बाकी न्यूज़ में, कि साल भर की बड़ी बड़ी खबरें। तो वहाँ से मैं न्यूज़पेपर को पूरा वहाँ से कटिंग वगैरह करके अपने फाइल में दबा करके रखता था। इंटरव्यू के दिन मैंने 3-4 न्यूज़पेपर, मैं रायपुर में रुका हुआ था होटल में, और 3-4 न्यूज़पेपर मैंने वहाँ पर रीड किया होटल में ही। और 30 तारीख और 31 तारीख को, और 31 दिसंबर को मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू के लिए स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई कि आपको पहले बायोडेटा को देखना है, छत्तीसगढ़ को फिर आपको देखना है पूरा, और इंडिया को पूरा आपको देखना है, करंट इश्यूज। इसके अलावा यदि टाइम परमिट करता है तो थोड़ा प्री का जो ऊपर का देख लीजिए मेरे हिसाब से। और मेंस का एक आध सब्जेक्ट, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पसंद था, तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार और जल्दी रीड कर लिया था कि वहाँ पर यदि पूछेंगे क्या तुम यदि सब्जेक्ट तुमको पसंद है तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन बोल दूँगा करके। और उसके बाद मैंने इन सब की तैयारी के बाद ये बोलूँगा कि इंटरव्यू के दिन हो सके तो बिल्कुल भी मतलब एक दिन पहले ऐसा खाना खाइए कि अगले दिन आपका मतलब पूरा का पूरा सिस्टम डाइजेशन साफ रहे, क्योंकि ये नहीं होने से फिर आपका फ्रस्ट्रेशन रहेगा। वैसे ही माइंड में बहुत प्रेशर होता है, और हो सके
तो बिल्कुल मैं ये तो नहीं बोलूँगा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन होना है और होगा ही, वो आप उसको टाल नहीं सकते टेंशन को। हाँ, ये बोलूँगा कि टेंशन का आप एटीट्यूड चेंज कर लीजिए। हमेशा मन में आएगा क्या होगा क्या होगा, इसको इसको इग्नोर करना है, ये नेगेटिव टेंशन है। और ऐसा करना है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझ में और क्या कमी है, इस चीज़ का टेंशन लीजिए। ये पॉजिटिव टेंशन है, तो टेंशन को अपने अकॉर्डिंग आप चेंज करिए, ये ज़रूरी है। इंटरव्यू के लिए मैं बोलूँगा कि आप जो है आप उसी को प्रस्तुति दीजिए वहाँ पे, जो आपको नहीं पता उसकी प्रस्तुति मत दीजिए। जैसे कि एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में भी, संयोग देखिए मैं मेंस परित्राणाय साधूनाम करके चालू किया था, और इंटरव्यू में मुझे सर ने, सेकंड पैनल में बैठे हुए सेकंड मेंबर ने मुझसे पूछा, राहुल तुमको यदि हम डीएसपी बस्तर बनाते हैं तो तुम्हारे सबसे पहली काम क्या होगा। तो ये प्रश्न ऐसा है कि मैंने कभी, मेरे बैकग्राउंड में पुलिस विभाग में कोई रहा नहीं है, और मुझे घर में ही कोचिंग किया तो उतना कुछ मेरे पास एक्सपोजर भी नहीं था। तो इसके लिए मैं एक जनरल ओपिनियन ही दे सकता हूँ जो मैं जानता हूँ, और वही वो उम्मीद कर रहे थे कि एक बैंक में काम किया हुआ लड़का आ रहा है और घर में पढ़ाई की है या फिर कहीं कोचिंग में भी पढ़ा है, जो कि जानता नहीं पुलिस के बारे में। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा, तो मैंने जेन्युइन आंसर दे दिया वहाँ पे कि सर मैं वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ प्रायोरिटी सेट करूँगा कि कौन कौन से यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो इश्यूज़ हैं वो, जिसके लिए मैं सीनियर से पूरा कंसल्ट करूँगा और अपने कलीग से पूरा का पूरा बैठ करके एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाऊँगा कि यहाँ क्या चीज़ अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उस पर मैं वर्क करूँगा। मेरे कहने का मतलब एक जेन्युइन आंसर दीजिए, आप इधर उधर का बात मत करिए कि मैं बहुत अच्छा, मैं कुछ करने आया हूँ, मैं हिला दूंगा, मैं नक्सलवाद ख़त्म कर दूंगा। ऐसे कहने से अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इंटरव्यू का मेरा इतना ही था।